ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी तीसरे रोज़ में दाखिल हो गई है। दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। गुज़िश्ता रात इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक इमारतों पर एक बार फिर फ़िज़ाई हमले किए, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में तल अवीव और हिफ़ा पर 100 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसराइली इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 4 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। तेहरान की वजारत तेल ने तस्दीक की है कि दारुल हुकूमत में वाक़ शहरान ऑयल डिपो इसराइली हमले में निशाना बना। मगर इसराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया? 12 जून को इसराइल की जानिब से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमले किए गए, जिनमें नेतन्स का यूरेनियम अफसूदगी प्लांट भी शामिल है। इस हमले में तेहरान में आला फौजी कमांडर और जौहरी साइंसदान भी हलाक हुए। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू के मुताबिक इस कार्रवाई को इसराइल के वजूद के लिए ख़तरे के पेश नज़र किया गया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को ना रोका गया तो वो बहुत कम वक्त में जौहरी हथियार बना सकता है। क्या इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि ईरान एटमी बम बनाने पर काम कर रहा था? इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसने ऐसी खुफिया मालूमात हासिल की हैं जो ये जाहिर करती हैं कि ईरानी हुकूमत की जानिब से जौहरी हथियारों के लिए मखसूस पुर्जे तैयार करने में नुमायां पेशरफ्त हुई है। इन पुर्जों में यूरेनियम मेटल कोर और न्यूट्रॉन सोर्स इनिशिएटर शामिल हैं, जो एटमी धमाके को शुरू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मगर दूसरी जानिब अमेरिका में कायम आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी की डायरेक्टर केल्सी डेवाइनपोर्ट ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म ने वाज़े और ठोस सबूत पेश नहीं किए कि ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब है। केल्सी डेवाइनपोर्ट ने BBC को बताया कि ईरान की कुछ न्यूक्लियर सरगर्मियां बम बनाने के लिए काबिल इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का अंदाजा है कि ईरान इस वक्त ऐसे काम में मुलविस नहीं है। केल्सी डेवाइनपोर्ट ने मजीद कहा कि अगर नेतन्याहू का मकसद सिर्फ ईरान के प्रोलिफरेशन के खतरे को रोकना होता तो इसराइल गालिबन ये इंटेलिजेंस अमरीका के साथ शेयर करता और हमले का पहला निशाना ईरान की तमाम अहम न्यूक्लियर तंसीबात होती। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि इसराइली हमले अमरीकी हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं थे। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका पर हमला हुआ तो हम मुकम्मल ताकत से ईरान पर हमला करेंगे। याद रहे, पिछले हफ्ते बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया था कि ईरान ने 60% तक अफसूदा यूरेनियम का इतना ज़ख़ीरा जमा कर लिया है और इसकी मिकदार इतनी है कि मुमकिन तौर पर 9 एटमी बम बनाए जा सकते हैं। महज 3 रोज़ कबल तक अमरीका और ईरान के दरमियान ईरान के जौहरी अज़ाइम पर किसी मुआहिदे की पेशरफ्त होने का इम्कान मौजूद था। अब इसराइल और ईरान में रात के वक्त गूंजने वाले धमाके और सायरन इस उम्मीद को ख़त्म करते नजर आ रहे हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान 14 जून की सुबह फ़िज़ाई हमलों का तबादला हुआ, जिस दौरान तल अवीव और यरूशलेम में एयर रेड सायरन बजे और तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जबकि इसराइली फ़ौज IDF का दावा है कि उनमें से अक्सर मिसाइलों को रोक लिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने गुज़िश्ता रोज़ के इसराइली हमलों के जवाब में दुश्मन को कारी ज़रबें लगाने का ऐलान किया था। इसराइली एमरजेंसी सर्विस के मुताबिक ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले के नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 50 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में एम्बेसडर के मुताबिक इसराइली हमलों में 78 ईरानी शहरी हलाक हुए, जिनमें आला फ़ौजी अफसरान भी शामिल हैं, जबकि 320 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जोर दिया है कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुआहदा कर ले और ख़बरदार किया है कि इसराइली हमले मज़ीद वहशियाना हो सकते हैं। दूसरी जानब चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की है। इसराइल का कहना है कि ईरान ने उसके इलाके की तरफ तकरीबन 100 ड्रोन्स फायर किए हैं, जिसमें से ज़्यादातर को रोक लिया गया है। ये कार्रवाई इसराइल की जानिब से रात भर ईरान पर हमलों के जवाब में की गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह कहा कि इसराइल को सख्त सजा मिलेगी और उनकी फौज इसराइल को नहीं छोड़ेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल ने आज हमारे मुल्क में जुर्म किया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि उनकी फौज पूरी ताकत से और जिस तरीके को वो मुनासिब समझें वैसे ईरान की खुद मुख्तारी का दिफा करेगी। ईरान के वजीर खारजा सईद अब्बास अराकी ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत में इजरायली हमलों को जंग का ऐलान करार दिया है। अब्बास अराकी ने यह खत अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइल का ये हमला ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल का कहना है कि ये हमले ईरान के खतरे को कम करने के लिए किए गए थे। उनका दावा है कि अगर ईरान को न रोका गया
تو وہ جلد ہی جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ گزشتہ سال اپریل اور اکتوبر میں ایران اور اسرائیل نے برسوں کی شیڈو وار کے بعد پہلی بار ایک دوسرے پر کھل کر حملے کیے تھے۔ گزشتہ رات ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد انٹرنیشنل ریاکشنز آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ رات امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں امریکہ نے ایران میں اسرائیل کی کارروائیوں سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا تھا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ان حملوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، جیسا کہ ایران نے الزام لگایا تھا۔ تاہم آج صبح صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ کی جس میں ایسا لگا جیسے انہوں نے اس حملے کا جواز پیش کیا ہو۔ اپنی پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایران کو بار بار موقع دیا، لیکن چاہے جتنی بھی کوشش کی، چاہے وہ کتنے بھی قریب پہنچے، وہ اسے یعنی ایک جوہری معاہدے کو مکمل نہ کر سکے۔ ٹرمپ نے ایران پر زور دیا کہ وہ جوہری معاہدہ کرے اور خبردار بھی کیا کہ مزید سنگین حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ میں ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ ان کی گہری ہمدردیاں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں اور یہ سنگین اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام انتہائی تشویشناک ہے۔ سعودی عرب نے بھی ان حملوں کی مذمت کی اور ایران کو برادرلی اسلامک ریپبلک کہتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچاتا ہے اور بین الاقوامی قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ان حملوں پر ریاکشن دیتے ہوئے تمام فریقین سے فوری طور پر پیچھے ہٹنے اور کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرکس نے کہا ہے کہ وہ دونوں فریقین کو انفلوئنس کرنے کے لیے تمام سفارتی ذرائع استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو اپنے شہریوں کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے اور مقصد یہ رہنا چاہیے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار تیار نہ کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹیرز نے بھی ایران میں اسرائیلی حملوں کی مذمت کی اور دونوں فریقین سے زیادہ تحمل کی اپیل کی۔ واشنگٹن ڈی سی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کی فوج کے 250 سال مکمل ہونے پر ایک بڑی ملٹری پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ کئی دہائیوں بعد سب سے بڑی فوجی پریڈ تھی۔ اس سے پہلے آخری فوجی پریڈ 1991 میں صدر جارج بش سینئر نے گلف وار میں کامیابی کے بعد منعقد کرائی تھی۔ ایک آرمی ترجمان کے مطابق اس پریڈ کو آرگنائز کرنے میں تقریباً 25 سے 45 ملین ڈالر لگے ہیں۔ پریڈ میں تقریباً 7,000 فوجی اہلکار شامل تھے۔ اس کے علاوہ درجنوں ٹینک، فوجی گاڑیاں اور مارچنگ بینڈز بھی موجود تھے۔ پریڈ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا جن میں امریکہ کی مختلف جنگوں کی نمائندگی کی گئی۔ ابتدا کورین وار سے ہوئی اور پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ تک کو دکھایا گیا۔ اس پریڈ کے خلاف امریکہ بھر کے مختلف شہروں میں صدر ٹرمپ کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے جو ایک گروپ نو کنگز نے آرگنائز کیے۔ نو کنگ سے مراد صدر ٹرمپ پر وہ الزام ہے کہ وہ صدر کے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں اور جیسے وہ بادشاہوں کی طرح حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مظاہرے نہ صرف فوجی پریڈ کے خلاف تھے بلکہ امیگریشن پالیسیوں کے خلاف بھی کیے گئے، خاص طور پر لاس اینجلس اور دیگر شہروں میں گزشتہ چند دنوں سے جاری احتجاج کے تسلسل میں۔ تاہم ان مظاہروں کے باوجود کئی سرویز یہ بتاتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کو اب بھی عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے۔